नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का अगला लेक्चर है ये, और उसमें भी कौन सा सेक्शन हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति का चैप्टर। क्यों पढ़ेंगे ये चैप्टर? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। पूरे दुनिया में जो महंगाई बढ़ी है, इसके कारण से ये टॉपिक चर्चा में है। इसमें भी हम लोग कौन सा चीज़ पढ़ेंगे? मूल रूप से मुद्रास्फीति तो मैं पिछले इकोनॉमिक्स के लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत दिन पहले पढ़ाया था मैंने। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, यूपीएससी बीपीएससी दोनों के प्री में, मेंस में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन गारंटेड रहता है कि इससे ज़रूर आएगा। लिखने के लिए भी आता है। जैसे सीडीपीओ में ही ले लें, जो कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया था कि डॉलर के मुकाबले में रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है, और ये पूछा गया तो उपाय क्या है इसको फिर से मजबूत करने का। तो वो इसी टॉपिक से क्वेश्चन था, इसी को ढंग से आपको समझ कर जाना था और इसको सॉल्व करना था। तो मौद्रिक नीति को आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, और मुद्रास्फीति में पढ़ा चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ मुद्रास्फीति को, तो सामान्य अर्थों में क्या होता है? दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि। जो सामान के किसी भी चीज़ के दाम में जो एक कमोडिटी का दाम नहीं होता है, बहुत सारे कमोडिटी मार्केट में अगर अधिक दिनों तक प्राइस ज़्यादा रहता है ना, हर चीज़ महंगा आपको लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है। मुद्रास्फीति की पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में अभी सब जगह अगर आप सुनते होंगे न्यूज़, तो महंगाई की चर्चा होती है। महंगाई को अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में कहें तो क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति ही कहा जाता है। अब सामान्य लोगों के शब्दों में समझते हैं। कैश का फ्लो जब मार्केट में बढ़ जाता है ना, जब मुद्रा का जो संचार है वो मार्केट में बढ़ जाता है, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में जो बोलते हैं कि कैश जो है वो मार्केट में बढ़ गया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप पहले 100 रुपये का 1 लीटर मान लो तेल खरीदते थे, अब 100 रुपये का आपको हो सकता है कि ½ लीटर ही तेल मिले। तेल तो तेल ही था। अगर तेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है, आधी हो गई है, इसलिए ½ लीटर तेल मिल रहा है आपको। इसका मतलब समझ रहे हो कि पैसा कमज़ोर हो गया है, पैसा नहीं खरीद पा रहा है। वहीं क्या होता है, पहले 100 रुपये का 1 लीटर मिलता था, आज 100 रुपये का मान लो 2 लीटर मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि पैसे की वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में। ओके, तो इसी को बोला जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ रहा है या घट रहा है। ये कंट्रोल करना किसका काम है? अपने देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना ये आरबीआई का सबसे प्रमुख काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे प्रमुख काम होता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। ओके, तो आज हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक के कौन कौन से काम होते हैं। मुद्रास्फीति मैंने एक सिंपल से टर्म में समझा दिया है। ये इकोनॉमी में हमारे 5 से 6% के भीतर ही रहना चाहिए। मुद्रास्फीति के अलग अलग प्रकार होते हैं, सब कुछ मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। उसके बाद से मैं आपको क्या सब पढ़ाऊँगा आज? मौद्रिक नीति में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ओके, ये सब हम आज पूरा पढ़ेंगे। बीआर क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, ट्रिपल आर क्या होता है, ये सब आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आरबीआई का काम क्या है। वीडियो अगर लंबा हो तो भी देखना, ये बेसिक होता है इकोनॉमिक्स का। इसके बिना आपको इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं आएगी, और इकोनॉमिक्स की समझ नहीं बनेगी तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं उसका। तो आरबीआई के कौन कौन से कार्य होते हैं इसको देखते हैं। नोटों का निगमन। आरबीआई देश में पैसा छापने की एकमात्र संस्था है, इसके अलावा कोई और पैसा नहीं छाप सकता है। आरबीआई नोटों का निगमन करती है। भारत सरकार का बैंकर भी होती है। बैंकर मतलब भारत सरकार के जितने खाते, बही पूंजी खाते होते हैं, सबको संभालने का काम कौन करती है? तो आरबीआई ही करती है। वित्तीय परामर्शदाता। भारत सरकार को किसी इकोनॉमिक्स में मान लो कोई परामर्श चाहिए तो कौन देता है? आरबीआई सबसे पहले। वित्तीय आंकड़े जारी करती है समय समय पर आरबीआई। विदेशी मुद्रा का रेगुलेशन भारत में कौन करती है कि कितना फॉरेन करेंसी आएगा, कितना जाएगा देश से, ये सब कौन काम देखता है? तो ये सब आरबीआई का काम होता है। तरलता प्रबंधन, यही हमें पढ़ना है। तरलता का मतलब क्या होता है? कैश का प्रबंधन देश में। कैश ज़्यादा हो जाएगा देश में तो महंगाई बढ़ जाएगी, कैश कम हो जाएगा देश में
तो भी पैसा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है ना। और पैसा ज़्यादा कॉस्टली होगा तो भी वो दिक्कत होता है इकोनॉमी के लिए। यानी कि आरबीआई को बिल्कुल बैलेंस्ड बनाकर चलना है कि ऐसा भी ना हो जाए कि देश से बिल्कुल ही कैश ख़त्म हो जाए, और ऐसा भी ना हो जाए कि देश में बिल्कुल भी कैश ही कैश हो जाए। तो इन दोनों को भी मैनेज करने का कौन काम करती है? तरलता प्रबंधन का आरबीआई ही करती है। समृद्धि में वृद्धि, कीमतों में स्थिरता रखना है उसको, यानी कि उसको ग्रोथ बढ़ाना है, देश का ग्रोथ तो बढ़ाना है उसको, लेकिन उसके साथ ही क्या करना है उसको महंगाई पर भी नियंत्रण रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ओके, यही मुख्य काम किसका होता है? तो ये मुख्य काम होता है आरबीआई का। इसके बाद से क्या है? मुद्रास्फीति आपकी पता ही है कि एफआरबीएम एक्ट 2003 के हिसाब से, ये डेटा है सब कुछ, इसके बाद हम लोग समझेंगे। एफआरबीएम 2003 के हिसाब से 2 से 6% के बीच में महंगाई रहना चाहिए आपके देश में। इससे ज़्यादा जाता है, जैसे अभी 7 से 10% के बीच में अपने देश में मुद्रास्फीति, यानी कि आपको महंगाई दिखेगा। अब भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है। इसीलिए सीडीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका का जो डॉलर होता है उसके मुकाबले भारत का रुपया क्यों कमज़ोर होता जा रहा है? इसलिए वो कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका का जब डॉलर का वैल्यू कम हुआ तो वहाँ की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने डॉलर के वैल्यू को मजबूत करने के लिए वहाँ पर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बना दी, है ना, जिससे क्या हुआ, डॉलर पूरे दुनिया में कम हो गए। अब ये सब हम आगे समझेंगे। यहाँ से शुरू होता है हमारा कि तरलता प्रबंधन के लिए 2 उपाय होते हैं आरबीआई के पास। ओके, तरलता प्रबंधन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा फोटो बनाता हूँ जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये है अपना भारत देश। ओके, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा एग्जाम मत बनाना, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये है आरबीआई। यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है पूरे देश में? कैश। पूरे देश में करेंसी का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग नल लगे हुए हैं। ये सब क्या लगे हुए हैं? टैप लगा हुआ है, जिसको खोलने पर ज़्यादा तेज़ से पैसा जाता है, जिसको बंद करने पर कम तेज़ी से जाता है। इसी का अलग अलग नाम रख देते हैं। क्या नाम रखा मैंने इसका? ये सब नाम इसका रख दो। इसमें से किसी भी एक नल को ढीला करेंगे ना तो पूरे भारत देश में कैश का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, और किसी भी एक को टाइट करेंगे तो कैश का फ्लो पूरे भारत में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही है मुख्य रूप से तरलता प्रबंधन का काम। ओके, इससे आसान तरीके से नहीं कोई समझ सकता है, ना कोई समझा सकता है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। तरलता प्रबंधन 2 तरीक़ों से करती है आरबीआई। एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। यानी कि आरबीआई जो है वो डायरेक्ट किसी भी पब्लिक से नहीं जोड़ती है। आरबीआई किसके बैंक का काम करती है? बैंकों का बैंक होती है आरबीआई। तो आरबीआई क्या करेगी? सारे बैंकों को कंट्रोल कर लेगी, तो सारे बैंक जो हैं पूरे देश को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि कैश तो वहीं से आना है। कैश तो आप किसी एटीएम से ही निकालोगे जाके, या किसी बैंक से ही निकालोगे, या वहीं जमा करोगे, या वहीं पर जो भी ऋण लोगे या ऋण चुकाओगे बैंक ही जाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो होती है ये आरबीआई यूज़ करती है बैंकों से पैसा खींचने के लिए। अब बैंक पैसा कहाँ से खींच लेते हैं? पूरे भारत से खींच लेते हैं। ये आरबीआई क्या करती है? बैंकों में पैसा डालती है। बैंक कहाँ पर पूरा पैसा डाल देते हैं? पूरे भारत में पैसा डाल देते हैं। इसी तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। यानी कि हमारा जो मूल मकसद है वो क्या है? अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊँ तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। जैसे भारत देश है अपना, आरबीआई क्या करती है ना, आरबीआई डायरेक्ट किससे पैसा खींचना है? आरबीआई को मोटिव क्या है हमारा? कैश का फ्लो कम करना। यही तो है ना मुख्य मोटिव, कि कैश का जो फ्लो है वो कम हो जाए अपने देश में, जिससे मुद्रास्फीति ना आए, तरलता का प्रबंधन कम हो जाए, या कैश का फ्लो उतना भी कम नहीं कर देना है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे डीमोनेटाइजेशन को आप याद कीजिए, क्या हुआ था? कैश का बिल्कुल अभाव हो गया था देश में, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो लगभग में रुक गई थी। यानी कि आरबीआई क्या करती है? आरबीआई किसको कंट्रोल करती है? बैंक को कंट्रोल करती है। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो सरकारी बैंक होते हैं या प्राइवेट बैंक होते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। और ये बैंक से पैसा कहाँ पर जाता है? सब सामान्य लोगों के पास। सामान्य लोग या फिर कौन? उद्योगपति। उद्योग जो लगता है, कोई कंपनी लगती है, कोई कंस्ट्रक्शन होता है, इन सब जगह पर पैसा कहाँ से जाता है? बैंक से जाता है। आरबीआई से तो डायरेक्ट नहीं जाता है।
यानी कि कैश के फ्लो को हमें कम करना है, अगर आरबीआई को कम करना है तो वो कहाँ पर कंट्रोल करेगी, वो बैंकों के लिए कैश को मुश्किल बना देगी। अब बैंकों के लिए कैश मुश्किल होने से क्या होगा, जैसे ही बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक ऋण नहीं दे पाएगा लोगों को। मान लो आप कार खरीदने गए, आपको ऋण लेना है, आप नहीं ले पाएंगे, देखेंगे कि ब्याज दर ऊंचा है तो आप वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कार कम बिका, भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, कैश का फ्लो कम हो गया। लेकिन उतना भी नहीं कम कर देना है कि बिल्कुल कार का बिजनेस ही चौपट हो जाए, कोई कुछ खरीद ही ना पाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। ओके, तरलता प्रबंधन का दो तरीका होता है, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। हम लोग मात्रात्मक पर ही फोकस रखेंगे। CRR, SLR, OMR, OMO, RR, RRR, MSF, ये सब तरीके होते हैं, आरबीआई के द्वारा यूज किए जाते हैं। इन सब में से किसी एक को भी आरबीआई अगर थोड़ा सा भी परसेंटेज बढ़ा देती है या घटा देती है तो पूरे देश के करेंसी से पूरे देश में लगभग 75 से 80 हज़ार करोड़ रुपया कैश खींच के आरबीआई अपने पास जमा कर लेती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि CRR क्या होता है। ओके, इससे पहले तो मैं मुद्रास्फीति वगैरह सब थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ आपको। CRR का फुल फॉर्म होता है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। इसको ऐसे ही याद रखना, क्या बोला मैंने, कैश रिजर्व रेशियो। वर्तमान में 4.50% के पास है। ये कौन जारी करता है, ये आरबीआई जारी करती है। अब एक टर्म मैं समझाता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। इसको बोला जाता है NDTL। ओके, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बैंक के पास पूंजी क्या होता है। बैंक जो आपको कर्ज देती है ना, वो बैंक का पूंजी है, वो कैपिटल है बैंक का। वो बैंक निवेश कर रही है, कल उसको पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब आप कर्ज पर ब्याज देते हो तो। ओके, बैंक का ये क्या है, ये पूंजी है। बैंक की लायबिलिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में देयता कहा जाता है। लायबिलिटी क्या होती है, जो बैंक में आप पैसा जमा करते हो ना, बैंक में पैसा जो जमा करते हैं वो बैंक की लायबिलिटी कहलाती है। ओके, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बस। तो ये लायबिलिटी होती है। तो NDTL क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। बैंक के पास एक ऐसी लायबिलिटी जो किसी समय के बाद बैंक को चुकाना पड़ेगा, बैंक को किसी समय के बाद चुकाना पड़ेगा। इसको क्या कहा जाता है, NDTL। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे जो आप अकाउंट रखते हो, फिक्स्ड अकाउंट सुना होगा, फिक्स्ड एक करवाते हैं पैसा लोग, करोड़ रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए फिक्स करवा के बैंक में कैश जमा करके रखवा देते हैं। या बैंक ने कोई कर्ज लिया हुआ है, बैंक ने कोई कर्ज लिया, बैंक से नहीं, बैंक ने कोई कर्ज लिया हुआ है, तो ये सब किस में आता है, ये सब NDTL में आता है। इसको क्या कहते हैं, NDTL कहते हैं। SBI जैसे एक बैंक है तो SBI का NDTL ज़्यादा बड़ा होगा, बाकी जैसे छोटे छोटे जो बैंक होते हैं उनका NDTL तुलनात्मक रूप से कम होगा। इसको NDTL कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो CRR जो होता है, अगर हम CRR की बात करें तो ये क्या होता है ना, ये NDTL का 4.5%, 4.50% बैंक को अपने पास रखना होता है। सॉरी, बैंक को अपने पास नहीं, आरबीआई के पास रखना होता है, आरबीआई के पास। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। जितना उसका NDTL है उसका 4.5% किसी बैंक का, मान लो SBI है, SBI के पास 100 रुपया है तो उसका 4.5 रुपया वो कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करेगी। समझ में आ गई यहाँ तक बात। CRR क्या होता है मैंने बताया, NDTL का 4% आरबीआई के पास कैश में जमा करना है, इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। यानी कि आरबीआई के पास जो आप सोचो, SBI का NDTL कितना, 1000 करोड़, लाख करोड़ रुपया होगा, उसका 4% उसको कहाँ पर जमा करना है, आरबीआई के पास पैसा जमा करना है। क्यों जमा करवाती है आरबीआई हर बैंक से इतना पैसा, कि मान लो SBI डूब जाए, मान लो यस बैंक डूब गई, मान लो PNB डूब जाए,
तो इतना पैसा जो आरबीआई के पास जमा रहेगा तो लोगों को जो बैंक में एसबीआई में जिनका अकाउंट है उनको कुछ कुछ अमाउंट में पैसा वापस किया जा सके, इसलिए सीआरआर एक बना के रखा गया है, कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई के पास सारे बैंकों को अपने एनडीटीएल का 4.5% जमा करना पड़ता है। अब सोचो सीआरआर का रेट एसबीआई ने बढ़ा दिया, सोचो सीआरआर का रेट बढ़ा दिया, 4.5% से 5% कर दिया, यानी कि अब एसबीआई को 5 रुपया जमा करना पड़ेगा 4.5 रुपया में से, यानी कि एसबीआई के पास क्या हो जाएगा, एसबीआई के पास पैसा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, एसबीआई के पास पैसा की कमी हो जाएगी। अब एसबीआई से तुम गए कर्ज लेने के लिए, बैंक गए तुम कर्ज लेने के लिए, क्या आप कर्ज ले पाएंगे? वो बोलेगा कर्ज का रेट जो है परसेंटेज वो अब ज़्यादा ब्याज लगेगा आपको, पहले 5% पर मैं आपको ब्याज देता था, अब मैं आपको 8% पर ब्याज दूंगा। तो आप बोलेंगे ठीक है, जब 5% आ जाएगा तभी मैं आऊँगा कर्ज लेने के लिए, आप कर्ज अभी नहीं लेंगे। जब कर्ज नहीं लेता है तो क्या होगा, खरीदने की मनोबल कम हो जाती है, मनोबल कमज़ोर होती है। मनोबल कमज़ोर होने से कोई चीज़ खरीदने का मनोबल कमज़ोर होने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, किसी भी चीज़ का डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम होगा तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ का दाम कम हो जाएगा अपने आप। इसीलिए सीआरआर, एसएलआर इन सब को यूज़ किया जाता है। बात समझ में आई? सीआरआर बढ़ने से क्या होगा, एसबीआई को आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अधिक पैसा जमा करना होगा, यानी कि एसबीआई का पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब एसबीआई के पास कम पैसा होगा तो एसबीआई कर्ज में भी कम बांटेगी। अब लोग तो आ रहे हैं कर्ज लेने के लिए, तो बोलेगा बहुत लोग आ रहे हैं तो कर्ज का रेट बढ़ा दो, है ना, परसेंटेज ब्याज बढ़ा दो। कर्ज पर पहले 8 रुपया लेते थे, अब हम 10 रुपया लेंगे आपसे ब्याज। तो आप क्या बोलोगे, कर्ज महंगा हो गया, अभी कर्ज हम नहीं लेंगे। जब आप कर्ज नहीं लोगे तो आप सामान नहीं खरीदोगे, सामान नहीं खरीदोगे तो मनोबल कम होता है, मनोबल कम होता है तो डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम होता है तो कीमत कम हो जाती है। यहाँ पर कार खरीदने से भी बड़ा चीज़ होता है ना, कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी है जिसको 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है तो नहीं लेगी कर्ज, बोलेगी बाद में ले लेंगे हम एसबीआई से कर्ज। तो इसलिए इसको सीआरआर के द्वारा जो बाज़ार में आपने दाम कम कर दिया, एक सीआरआर बढ़ाने से क्या हो गया, पूरे मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है, हर चीज़ की सस्ते हो जाते हैं चीज़ें। ओके, अगला है एसएलआर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात। अभी ये करीब में 18% के आसपास में है, 18% के आसपास में। एक बार देख लेना एग्जाम में जब भी जाना उसके पास से। ये क्या होता है, ये भी एसएलआर जो होता है एनडीटीएल का 18% बैंकों को अपने पास में रखना होता है। सीआरआर में क्या था, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, इसमें ये अपने पास रख सकते हैं 18%। ओके, उसमें सीआरआर में क्या था कि केवल कैश के फॉर्म में आपको आरबीआई के पास जमा करना है। एसएलआर में क्या है कि आप कैश के फॉर्म में अपने पास रखिए, या सोना का फॉर्म में रखिए, गोल्ड रख लीजिए उतने वैल्यू का, या सरकारी बॉन्ड रख लीजिए, ये सरकारी बॉन्ड रख लीजिए आप, प्रतिभूति होता है बॉन्ड के रूप में, आप अपने पास एसएलआर रख लीजिए। इससे क्या होगा, अब फिर से सोचो, जैसे ही एसएलआर का रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो पहले आपके पास 100 रुपया था कर्ज पर देने के लिए एसबीआई के पास, ओके, लेकिन एसएलआर अब हो गया है 18 से 20% हो गया, यानी कि अब एसबीआई के पास कितना रुपया कर्ज देने के लिए है, मात्र 80 रुपया है कर्ज पर देने के लिए। उसमें से भी 5 रुपया उसको कहाँ पर जमा करना है, उसको सीआरआर के फॉर्म में एसबीआई के पास जमा करना है, यानी कि 75 रुपया ही बच गया इसके पास, तो एसबीआई के पास। अब जब एसबीआई कर्ज देने जाएगी तो क्या बोलेगी, कर्ज का जो ब्याज है उसको बढ़ा दो। ब्याज बढ़ेगा तो लोग कर्ज लेने कम आएंगे, लोग कर्ज लेने कम आएंगे तो मार्केट में पूरा कैश का फ्लो बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी कि एसएलआर बढ़ाओ या सीआरआर क्या हो रहा है, अंत में ये हो रहा है कि बैंकों के जो ऋण होते हैं बांटने के, कर्ज के ब्याज दर जो होती है वो बढ़ जाती है। अब ब्याज दर बढ़ने से क्या होता है, मनोबल कमज़ोर हो जाता है, पूरे मार्केट से पैसा धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको मौद्रिक नीति का एक भाग कहा जाता है, सीआरआर और एसएलआर। ओके, समझ में आ गई होगी बात, सीआरआर और एसएलआर में अंतर भी पता चल गया होगा। सीआरआर को बढ़ाया मैंने या एसएलआर को बढ़ाया मैंने, बैंकों के पास पैसे या धन की कमी हो जाएगी, आरबीआई ने बढ़ाया है, ये कौन बढ़ाता है, ये आरबीआई का काम होता है। अब सामान्य जो बैंक है उनके पास पैसों की कमी हो जाएगी। ये सब किस पे लागू होता है, देश की जितनी अनुसूचित बैंक हैं, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, सरकारी हैं या विदेशी बैंक हैं, सब पर लागू होता है ये। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
मतलब जितने बैंक ऑपरेट कर रहे हैं भारत में उन सबको इस गाइडलाइन को मानना पड़ता है। अगर भारत सरकार आरबीआई ने सीआरआर को 5% से 10% कर दिया है तो सारे बैंकों के लिए लागू हो जाएगा। सब बैंक को 10-10% पैसा अपने एनडीटीएल का आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है सीआरआर में। अब सीआरआर ये एसएलआर को मैंने बढ़ा दिया, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, इसको वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। तो इसको जैसे ही बढ़ाया तो बैंकों के पास धन की कमी हो जाएगी, ब्याज दर बढ़ जाएगा अपने आप, लोगों का मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। लोगों का मनोबल कमज़ोर करने से क्या होता है, बाज़ार में डिमांड कम हो जाएगी, लोग खरीदने के लिए मार्केट में कम जाएंगे, तो उससे कीमत कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। यही पूरा साइकिल चलता है। इसको आप ज़रूर बनाइए एग्ज़ाम में, जब भी मुद्रास्फीति का क्वेश्चन आता है या जब भी इस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं तो इसको आप बना सकते हैं एग्ज़ाम। ओके, अगला क्या है, अगला है इसी तरह से होता है अगला बैंक रेट। बैंक दर क्या होता है, अब जैसे बैंक दर मैं समझा देता हूँ, बहुत ही छोटा सा चीज़ है। बीआर, आरबीआई है, आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है, आपको पता ही है आरबीआई। आरबीआई के पास कोई बैंक गया कर्ज लेने के लिए, एसबीआई गया कर्ज लेने के लिए, कौन सा, दीर्घकालिक। मान लो एसबीआई को पूरे देश भर में 10-20 हज़ार शाखाएँ खोलनी होगी या निवेश करना होगा कहीं पर, तो उसको कर्ज चाहिए बहुत 100 रुपये का। तो पहले बैंक रेट 100 रुपये का चाहिए, तो आरबीआई जो इस पर इससे ब्याज लेगी ना, ब्याज लेगी ना जो एसबीआई से, एसबीआई के तो ऐसे ही पैसे नहीं दे देगी ना, लो ले जाओ 100 रुपये खोल लो खाते, तुम 100 रुपये ही ला के दे देना, नहीं, 100 रुपये देगी तो उस पर बोलेगी कि मैं इस पर 10 रुपये ब्याज लूँगा। यानी एसबीआई को कितना लौटाना है, 110 रुपया लौटाना है। यानी कि एसबीआई को जो लौटाना है वो कितना लौटाना पड़ेगा, 110 रुपया, क्योंकि 10% क्या है, ये बैंक रेट है। अब सोचो एसबीआई ने 10% पर ब्याज दर पर 100 रुपया लेकर आया है, यानी कि एसबीआई अगर किसी को भी पैसा देगा तो 10% से तो ज़्यादा पर ही देगा, क्योंकि उसको तो 10% आरबीआई को ही वापस करना है। वो कुछ तो कमाएगी, हो सकता है 11% पर दे, हो सकता है 12% पर दे, तो 2% लाभ कमाएगी या 1% लाभ कमाएगी। यानी कि बैंक रेट अगर आरबीआई बढ़ा देती है तो सबके कर्ज फिर से बढ़ जाएंगे, कर्ज पर जो ब्याज लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई उधार देती है दीर्घकालिक समय के लिए बैंकों को। ओके, ठीक है, आगे आते हैं इस पर। तो इससे क्या होगा, अब आरबीआई ने पहले 5% पर, जैसे मान लो आरबीआई पहले 5% पर देती थी ऋण बाकी बैंकों को, दीर्घकालिक, एक एक शब्द याद रखना है, दीर्घकालिक। अब वो मान लो 6% पर देगी, तो क्या होगा, एसबीआई को ऋण मिला है, कर्ज कैसे मिला है, कर्ज महंगा मिला है इसको पहले से, बीआर का वैल्यू बढ़ गया है, आरबीआई ने बढ़ा दिया है। यानी कि एसबीआई को अगर महंगा मिला है तो एसबीआई भी कुछ तो लाभ कमाएगा, खाता ऐसे ही तो नहीं धर्मशाला खुला हुआ है। तो एसबीआई क्या करेगी, ब्याज दर को महंगा कर देगी, ब्याज दर को इंक्रीज कर देगी। ब्याज दर इंक्रीज करने से फिर से वही साइकिल हो जाएगा, मनोबल कमज़ोर हो जाएगा, मनोबल कमज़ोर होने से महंगाई कम हो जाती है। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर आरबीआई ही बैंकों को महंगा ऋण देगी तो पूरे मार्केट में पैसा का फ्लो फिर से कम हो गया। हमारा अंत में मोटिव क्या है, पैसा का फ्लो ही हमें मार्केट में कम करना है। तो बीआर भी वही काम करती है, बैंक रेट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बीआर में एक और छोटी सी चीज़ होती है, आरबीआई तो देती ही है बैंकों को ऋण, मान लो एसबीआई है और पीएनबी है, एसबीआई के पास या पीएनबी के पास पैसे की अचानक से कमी हो गई, तो ये दोनों बैंक भी एक दूसरे से पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। वो भी उधार जो लेंगे ना, वो किसके दर पर लेंगे एक दूसरे से, तो बीआर के रेट पर ही एक दूसरे को ऋण देंगे। यानी कि एसबीआई मान लो पीएनबी को 100 रुपये देती है 5% के ब्याज पर, यानी कि 105 रुपया लौटाना है पीएनबी को, तो 105 रुपया लौटाना है तो कम से कम 110 रुपया तो ज़रूर कमाएगी ना, तभी तो 5 रुपया रख के 105 रुपया लौटा देगी। तो बैंक रेट बैंक और बैंक के बीच में भी काम करता है, आरबीआई और सामान्य बैंकों के बीच में भी काम करता है। बैंक रेट दीर्घकालिक ऋण जब भी आरबीआई देगी किसी भी बैंक को तो उस पर लगाया गया ब्याज दर को कहा जाता है बैंक रेट। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी तरह से क्या होता है, एक और टूल होता है, इसी तरह का अगला टूल कौन सा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, इसको ध्यान से समझ जाएंगे। क्योंकि समय कम होता है मेरे पास, बहुत ही छोटा लेक्चर बनाना होता है
ज़्यादा बड़ा लेक्चर होता है, कोई देखता नहीं है, स्टेट पीसीएस के बच्चे पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खुली बाजार की प्रक्रिया। अब आरबीआई को पूरे मार्केट से कैश कम करना है। सरकारी प्रतिभूति नाम का एक कागज़ होता है जिस पर भारत सरकार लिखा होता है, बॉन्ड कहा जाता है इसको, जिस पर भारत सरकार लिखा होता है, और भारत सरकार क्या बोलती है कि मैं धारक को इतना रुपये अदा करूंगा, इस बॉन्ड पर लिखा होता है। ओके, तो ये बॉन्ड बहुत सारे आरबीआई के पास जमा होते हैं। अब आरबीआई जो बैंक को, एसबीआई को कर्ज दे रही है, तो क्या बोलेगी? आओ कर्ज ले जाओ? नहीं, इसको बोलेगी कर्ज लो 100 रुपये का, लेकिन पहले बॉन्ड जमा करो, तुम्हारे पास कोई तो लायबिलिटी जमा करोगे ना। बैंक में जब आप कर्ज लेने जाते हो तो आपको क्या बोलता है? ज़मीन का कागजात दिखाओ, दुकान के पेपर जमा करो, तब जाके हम तुमको कर्ज देंगे। तो वही चीज़ होता है। तो एक बॉन्ड नाम का एक चिड़िया होती है, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूति जिनको कहा जाता है, सरकारी बॉन्ड। ये क्या होता है? ये कागज़ पर लिखा होता है कि मैं इतना 1000 करोड़ रुपए आपको दूंगा जब आप ये बॉन्ड लेकर आओगे। अभी आप ये बॉन्ड लो, मुझे पैसे दे दो। मान लो आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने कागज़ लिया, उस पर लिख के दे दिया सबको, उस पर लिख के क्या दे दिया कि मैं ये कागज़ पर लिख के देता हूँ आपको कि आप 1 महीने बाद आएंगे तो मैं आपको 100 रुपये वापस करूँगा। आज मुझे 90 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 90 रुपये दे दीजिए। यानी कि इस पर आपका साइन है, मुहर है, लीगल तौर पर कोर्ट में आज ले जाके लीगल कर लिया आपने। तो यानी 1 महीने बाद जब ये बॉन्ड, ये कागज़ लेके आएगा तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 100 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरह से भारत सरकार अपना बॉन्ड बहुत सारा निकालती है जब जब उसको कैश की ज़रूरत होती है। तो ये बॉन्ड बेचने का काम कौन करती है? तो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और ये छोटे मोटे बॉन्ड नहीं होते, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 100 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, इतने बड़े बड़े अमाउंट का बॉन्ड होता है। तो अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है ना, एक तरह से समझना, ऐसे दुकान खोल के तो नहीं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने दुकान लगाया, बोला बॉन्ड ले जाओ भाई सब लोग, और बॉन्ड ले जाके मुझे कैश दे दो, बॉन्ड लो मुझे कैश दो। अब क्यों लेंगे सरकारी बॉन्ड कोई भी बैंक या कोई भी आदमी क्यों लेगा? क्योंकि सरकारी बॉन्ड में वापस आने का बहुत अच्छा मतलब गारंटी होता है। यानी कि अगर सरकार ने लिख के दिया है कि मैं आपको 2 महीने बाद 100 करोड़ दूंगा, तो वो देगी 100 करोड़, वो भाग नहीं सकती, सरकार तो नहीं भागेगी। अब शेयर मार्केट में 100 करोड़ रुपया लगाओगे तो हो सकता है 100 करोड़ 50 करोड़ हो जाए, डूब जाए। लेकिन अगर बॉन्ड खरीदोगे आप 100 करोड़ का, तो वो तो गारंटेड है कि जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो आरबीआई के गवर्नर दुकान खोल के बैठ गए। इन्होंने क्या बोला कि आओ सब लोग पैसा लेके आओ, कैश लेकर आओ, कैश लेकर आओ सभी लोग, और मेरे से सरकारी बॉन्ड खरीद के ले जाओ। मैं बॉन्ड दूंगा आप लोगों को, आप लोग मुझे क्या दोगे? कैश दोगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर से आरबीआई कागज़ दे रही है, कैश खींच रही है मार्केट से, पूरे मार्केट से थैला भर के कैश ले लिया आरबीआई गवर्नर ने और चले गए। पूरे मार्केट से क्या हो गया? कैश कम हो गया। बैंक के पास जैसे ही कैश कम होगा क्या होगा? बैंक बोलेगा अब कोई ऋण लेने आए तो उसको महंगा ऋण देना, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, कैश का भाव हो गया है। जैसे ही कैश का भाव क्या होगा तो क्या होगा? ब्याज दर जो बैंक देती थी पहले, वो ब्याज दर बढ़ जाएगा। अब कोई भी चीज़ आप कर्ज लेने जाएंगे तो कर्ज का दर आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर आप कार खरीदने के लिए गए थे ऋण लेने के लिए, तो आप बोलेंगे कि कार का ऋण बहुत महंगा मिल रहा है, अगले महीने हम कार ले लेंगे जब ऋण जो है वो सस्ता हो जाएगा। यानी कि ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे ही बढ़ाते हैं तो मनोबल कमज़ोर हो जाता है, कीमत कम हो जाता है मार्केट में। डिमांड जैसे ही किसी चीज़ की कम होती है तो क्या हो जाएगा? उस चीज़ का दाम कम हो जाता है। डिमांड जैसे ही बढ़ जाता है उस चीज़ का क्या होता है? दाम बढ़ जाता है। तो यही चीज़ पर पूरा मार्केट चलता है। इसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? CRR पढ़ लिया, SLR पढ़ लिया, उसके बाद से BR पढ़ लिया, OMO पढ़ लिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला कौन सा है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जब बैंकों को दीर्घकालिक नहीं अल्पकालिक ऋण देती है, अल्पकालिक ऋण देती है, मान लो 2 दिन के लिए, कल परसों के लिए, 7 दिन के लिए, इसको क्या कहा जाता है? अल्पकालिक ऋण कहा जाता है। और जो दीर्घकालिक ऋण देती है उसको क्या कहा जाता है? बैंक रेट कहा जाता है। तो जो अल्पकालिक ऋण देती है ना उसको रेपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो। और अल्पकालिक ऋण पर जो ब्याज दर लगाती है ना उसको क्या कहा जाता है? रेपो रेट। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? आरबीआई जब सामान्य बैंकों को ऋण देती है तो वो रेपो कहलाता है, और इस ऋण पर जो ब्याज लगाती है ना उसको क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। ओके, अल्पकालिक, इसको जरूर ध्यान में रखना। दीर्घकालिक में बैंक रेट होता है। ओके, तो जैसे ही आरबीआई
महंगा ऋण देगी बैंकों को, तो महंगा ऋण जैसे ही बैंक को मिलेगा तो बैंक क्या बोलेगा, आरआर यानी कि रेपो रेट का दाम जैसे ही बढ़ाते हैं तो बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा। बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज दरों को बैंक बढ़ा देगी, बोलेगी हमें ही पैसा जब महंगा मिल रहा है तो हम कैसे सस्ता ब्याज दर पर आपको ऋण दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, मनोबल कमज़ोर हो जाएगा लोगों का, वस्तु और सेवा की मांग कम हो जाती है, कीमत कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। यही साइकिल चलाना है सब जगह, यही साइकिल ही देखना है हमें तो सब जगह। क्लियर हो गया। रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई किसी भी बैंक को अल्पकालिक के लिए कोई ऋण देती है तो उस पर जो दर लगाती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। आरबीआई जैसे ही रेपो रेट को बढ़ा देगी तो बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा, बैंकों को महंगा ऋण मिलता है तो बैंक भी आगे महंगा ऋण देंगे, यानी कि ब्याज दर बढ़ा देंगे। ब्याज दर बढ़ाने से मनोबल कम हो जाता है पूरे देश के मार्केट का, इन्वेस्टर का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, आपका, हमारा, सबका। रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, मनोबल कमज़ोर हो जाता है। अब उससे क्या होगा, आप नहीं जाओगे मार्केट में महंगा सामान खरीदने के लिए, कोई भी नहीं जाएगा 1000 करोड़ का पुल बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। उससे क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड कम हो जा रहा है। पहले 10 मॉल बन रहे थे शहर में, सब जगह बालू सीमेंट सरिया की मांग हो रही थी। अब एक ही मॉल बन रहा है शहर में, इसलिए बालू सीमेंट सरिया की मांग कम हो गई है। तो इससे क्या होगा, उसका दाम भी कम हो जाता है। आप खुद ही देखो, छठ आता है, दुर्गा पूजा, दिवाली आती है तो सब चीज़ का मांग बढ़ जाता है, तो दाम बढ़ जाते हैं। जैसे ही पर्व त्यौहार बीतता है तो दाम कम हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है आरआर यानी कि रेपो रेट। अब इसी का एक जुड़वा भाई है रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर जिसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, आरबीआई जो है वो बैंकों को ऋण दे रही थी अल्पकालिक, है ना, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लेकर, यानी कि अब ऋण दे रही तो कुछ तो रखेगी ना अपने पास। तो वो क्या करती है आरबीआई उनको, बैंकों को बोलती है कि तुम्हारे पास बॉन्ड है सरकारी, तुम सरकारी बॉन्ड लेकर आओ, हम कैश देते हैं। ओके। अब मान लो आरबीआई जो है, आरबीआई उसको ज़रूरत पड़ जाए कैश की, उसके पास कैश की कमी हो गई, वो जाएगी बैंकों से पैसा लेने के लिए, यानी कि वाणिज्यिक बैंक किसको पैसा दे रहे हैं इस बार, आरबीआई को। और आरबीआई इनके बदले क्या देगी, ये भी तो ऐसे ही पैसा नहीं देंगे, बोलेंगे आरबीआई को कुछ तो दो हमें, आरबीआई इनको सरकारी प्रतिभूति देगा। यानी कि फिर से क्या हो रहा है, आरबीआई इनसे पैसा मांग रही है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आरबीआई इनसे पैसा मांग, वाणिज्यिक बैंक एसबीआई से पैसा कौन मांग रहा है इस बार, आरबीआई मांग रहा है। तो एसबीआई अगर आरबीआई को पैसा देगा तो एसबीआई के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलोगे एसबीआई क्यों देगा आरबीआई को पैसा, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, गारंटी होगी। हो सकता है कि जो विजय माल्या वो पैसा लेके भाग जाए, लेकिन आरबीआई तो पैसा लेके नहीं भागेगा, आज न कल तो कर्ज लौटा ही देगा एसबीआई को। तो इसलिए क्या होता है, एसबीआई आपको कर्ज देने से पहले सोचेगी कि आरबीआई को कर्ज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गारंटी होती है वापस आने की। ध्यानपूर्वक सुनना बातों को। तो इससे क्या होगा, आरबीआई ने अपने पास फिर से मार्केट से पैसा को खींच लिया धीरे धीरे। पैसा को जैसे ही मार्केट से खींचा, मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, एसबीआई के पास पैसे की कमी हो जाएगी। एसबीआई के पास पैसे की जैसे ही कमी होगी तो कर्ज जो है उस पर रेट बढ़ा देगा, बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है, अब कोई भी कर्ज लेने आएगा तो हम उसको कर्ज आसानी से नहीं देंगे, महंगा कर्ज देंगे। जैसे ही महंगा कर्ज होगा तो क्या होगा, ट्रिपल आर बढ़ता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, तो आरबीआई के पास पैसा जमा होगा, आरबीआई के पास सारा कैश जा रहा है। देखो आरबीआई पूरा कैश खींच रहा है मार्केट से, बाज़ार में धन की कमी हो जाएगी, कैश का फ्लो कम हो जाएगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा पूरे मार्केट में बैंकों का, मनोबल कम हो जाएगा, महंगाई इससे अपने आप कम हो जाती है। मनोबल कम होने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। डिमांड यानी कि मांग जिसको कहा जाता है वो कम हो जाएगा। मांग कम होने से क्या होता है, किसी भी चीज़ का कीमत कम हो जाता है। सोचो आप ही हो, आप किसी दुकान पर गए हो, वहाँ पर कोई सामान आपको खरीदना है, वो 5 ही पीस है, 5 पीस सामान बचा हुआ है, खरीदने वाले हैं 50 लोग। पहले सामान मिल रहा था 10 रुपये का, ओके, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने देखा कि 5 पीस बचा है, 50 लोग खरीदने आए हैं, इस 10 को क्या बोलेगा, 100 रुपये का बेच रहा हूँ, जिसको लेना है लो, नहीं तो मत जाओ, मत लो। दाम 10 गुना बढ़ गया, फिर भी ये सामान बिक जाएगा इसका। तो यानी कि ये क्या है, यही होता है डिमांड और सप्लाई का खेल। जिसका डिमांड ज़्यादा होता है या जिसका सप्लाई ज़्यादा होता है, जिसका सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड कम होगा, वो सामान का दाम कम होता है। जिसका सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा, उस सामान का दाम बहुत ही अधिक होता है।
तो आरबीआई के जितने भी टूल थे मौद्रिक नीति से संबंधित वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। ये सारे हमने कर लिए हैं। कौन कौन सा कर लिया है? CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, RR और RRR भी कर लिया है। MSF क्या होता है? MSF बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है, मैं समझा देता हूँ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है इसको। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था और बैंकों को इमरजेंसी में कैश उपलब्ध करवाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। सीमांत अस्थायी सुविधा के नाम से जाना जाता है इसको। MSF में SLR, जो SLR याद करो, SLR को याद करो। SLR में हमने क्या बोला था कि बैंक अपने पास में गोल्ड भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं और कैश भी रख सकते हैं। तो SLR में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा हुआ है उसके बदले भी 5 करोड़ तक का ऋण एक रात के लिए किसी दूसरे बैंक से लिया जा सकता है। ओके, इसी को क्या कहा जाता है? MSF कहा जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, यहीं तक था आपके लिए। अब आते हैं कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। आपसे ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है BPSC ने कि मॉनेटरी पॉलिसी RBI क्यों लागू करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने से क्या देखा है आपने? कीमत में अस्थायित्व बना हुआ रहता है, यानी कि किसी भी चीज़ की कीमत ऊपर या नीचे जाएगी तो RBI झट से मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करके उनकी कीमत को कंट्रोल कर सकती है। रोजगार में वृद्धि होती है। जैसे देखो, एक हद तक मुद्रास्फीति देश में ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, मान लो कंपनी का कल 100 रुपये था आप लाभ, आज 110 रुपये उसको लाभ मिल रहा है महंगाई के कारण, तो क्या करेगी? 5 और कंपनी खोलने की कोशिश करेगी। इससे क्या होगा? देश में रोजगार बढ़ता है, आर्थिक विकास भी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी से ही विनिमय दर में अस्थायित्व आता है, बचत और विनियोग में साम्य होता है। मतलब बचत और विनियोग जो होता है, खर्च करने की और बचाने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो एक तरलता में एक सीधे से माध्यम में चलती है। विकास के लिए साधनों को जुटाना आसान होता है या मुश्किल भी हो सकता है, दोनों काम होता है। मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस देश की मॉनेटरी पॉलिसी जितनी खराब होगी उस देश की हालत उतनी ही ज़्यादा खराब हो जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मौद्रिक नीति कहाँ पर काम नहीं करती है, मतलब ये भी आपको पूछ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के विपक्ष में पॉइंट लिखिए। तो जब मंदी की स्थिति बनती है, जैसे 2023 में मंदी आने वाली है। मंदी आने का मतलब क्या होता है? पूरे देश में, पूरे दुनिया में मांग और सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मंदी कहा जाता है। अब मार्केट में मोबाइल फ़ोन बिकेगा ही नहीं तो मोबाइल फ़ोन बनेगा कैसे? अब बिकता क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लोगों में गरीबी आ जाती है। 2008 का अमेरिका का मंदी याद कीजिए, तो वैसी ही स्थिति बनने की संभावना हो जाती है। इसी को मंदी कहा जाता है। तो जब मंदी आती है ना, तब मॉनेटरी पॉलिसी किसी काम की नहीं रहती है, ये काम नहीं कर पाती है सही से। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की सही जानकारी ना हो तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकती है। मान लो देश में मुद्रास्फीति है, ऊपर से बैंक आई, उसने बोला कि आज से सबको ऋण दे दो, जिसको जितना ऋण चाहिए और ऋण दे दो, तो मुद्रास्फीति फिर पाकिस्तान या वेनेजुएला जैसी हो जाएगी कि एक अंडा और एक दूध लेने के लिए भी आपको 200 रुपये खर्च करना पड़े। ब्याज दरों में बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो ब्याज दर CRR और SLR आप बार बार बदलोगे तो पूरे देश का ब्याज का जो दर होता है, ऋण का जो दर होता है, वो बदलता रहता है। इससे क्या होता है, कोई भी ऋण लेने से पहले सोचेगा कि क्या पता अगले महीने सस्ता हो जाए तब हम ऋण ले लेंगे। इससे ऋण लेने में दिक्कत होती है, निवेश पूरे मार्केट में कम हो जाता है। अकेले मौद्रिक उपाय सफल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, आपको और भी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। अगर वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आया हो तो इसको कम से कम 2 बार देखिए। इकोनॉमिक्स है, बेसिक का लेक्चर पहले जाकर देखना, लेक्चर 1 से 7 तक देखोगे, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा हो बताना, तभी आगे कंटिन्यू हो पाएगा। ओके, थैंक